नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, ये आपका एफए का यूनिट 5 है, फाइनेंशियल एनालिसिस का यूनिट 5 में आता है। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इस चैप्टर के नाम बारे में बता दें। देखिए, ये चैप्टर जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब आएगा तो कम से कम 15 मार्क्स कैरी करेगा। 40 मार्क्स में 15 मार्क्स ये चैप्टर से कैरी करेगा। अलग अलग टेस्ट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, बोला गया है यहाँ पर कैपिटल मार्केट का एफिशिएंसी बताइए और वो फिनेंशियल एनालिसिस में उसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा। देखिए, होता क्या है कि मार्केट को हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ मार्केट का एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, मार्केट एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, वो पता होगा अलग अलग टेस्ट करवा के, अलग अलग स्टडी के द्वारा हम पता करेंगे कि मार्केट एफिशिएंसी में है या इनएफिशिएंसी में। ठीक है, देखिएगा, लिखा है टेस्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला लिखा है टेस्ट ऑन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, फिर लिखा है टेस्ट ऑन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एंड टेस्ट ऑन स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। ये जो वीक फॉर्म है ना, वीक फॉर्म का भी 2 टाइप्स है, एक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम एंड डिपेंडेंसी ऑफ सक्सेसिव प्राइस चेंज। इसमें एक टेस्ट आता है जिसका नाम है फिल्टर रूल टेस्ट। पिछले ईयर इसी से क्वेश्चन आया था। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टाइप्स में आ जाएगा डिपेंडेंस ऑफ सक्सेसिव प्राइस चेंज। इसमें भी 2 टाइप्स होता है, ट्रेडिशनल टेस्ट टेक्निक और एडवांस टेस्ट। ट्रेडिशनल टेक्निक का 2 टाइप्स और होता है, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट और रन टेस्ट, और एक है एडवांस टेस्ट। देखिए यहाँ पर कितना टेस्ट हो गया, फिल्टर रूल, एडवांस टेस्ट, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट। इसी में से सम्स आते रहता है, 1 2 3 4 यहाँ पर 4 टाइप्स का सम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। 2 टाइप का सम्स और देखने को मिलेगा जो कि ये इवेंट स्टडी और पोर्टफोलियो स्टडी। आज हम क्लास में इवेंट स्टडी आप लोगों को करवाएंगे। ये सारा स्टडी करने से आपको क्या पता चलेगा, मतलब आपको नॉलेज किस चीज़ का होगा। आपको नॉलेज होगा कि मार्केट एफिशिएंट रोल प्ले कर रहा है या मार्केट में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके कारण मार्केट जो है वो इनएफिशिएंट है। मार्केट जो है इनएफिशिएंट है, लोग एबनॉर्मल गेन कमा रहे हैं, लोगों को एबनॉर्मल फ़ायदा हो रहा है, नॉर्मल गेन के बजाय एबनॉर्मल हो रहा है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा गेन हो रहा है। डैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन मार्केट में है कि नहीं है, इसीलिए हम ये सारे टेस्ट को करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग इवेंट स्टडी से। ठीक है, देखिएगा, लिखा है टेस्ट ऑन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी इन ऑर्डर टू टेस्ट whether the market is efficient in semi strong form. Generally 2 tests are applied. These are event study and portfolio study. Event study को देखा जाता है, पोर्टफोलियो को देखा जाता है। These are the discussed below. ठीक है, इवेंट स्टडी। इवेंट स्टडी का मतलब क्या हो गया, पहले इन जनरल जानेंगे। देखिए, इवेंट को हम लोग देखते हैं जैसे कि कंपनी ने कुछ बोनस इशू किया, या कंपनी ने राइट इशू शेयर्स किया, या एक्विजिशन किया। ये जो कंपनी का एक्टिविटी है, इवेंट है, इसके आसपास क्या शेयर्स में कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिल रहा है, कंपनी के शेयर्स में ऐसा चेंजेस देखने को मिल रहा है जिससे इन्वेस्टर्स को एबनॉर्मल गेन हो रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स को एबनॉर्मल गेन हो रहा है। इसको समझने के लिए अगर हम जाने, जैसे कि मान लीजिए अगर शेयर्स का दाम है 120 रुपीज़, शेयर का दाम है 120 रुपीज़, तो आज शेयर का दाम, आज कंपनी ने बोनस इशू किया है, आज कंपनी ने बोनस इशू किया है, तो हम ये देखेंगे कि आज 120 रुपये दाम है, तो क्या मेरे शेयर में एक वीक पहले, मतलब इसके पिछले वाले वीक, इसके पिछले वाले वीक, या बोनस इशू करने के बाद वाले वीक में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। मतलब क्या लोगों को पहले से पता था बोनस इशू होने वाला है, या लोगों को, इन्वेस्टर्स को क्या पता था इन्फॉर्मेशन। मतलब हम इससे चेक करके देखेंगे कि मार्केट में कंपनी रिलेटेड, मान लीजिए कंपनी का नाम है कंपनी ए, कंपनी ए के रिलेटेड मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल था कि नहीं था। हम ये चेक करेंगे थ्रू द इवेंट। कंपनी का अलग अलग इवेंट होता है, उसी इवेंट से हम लोग जानेंगे कि पहले से मार्केट में कुछ इन्फॉर्मेशन रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो कंपनी का इवेंट से जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इन एन इवेंट स्टडी एग्जामिन द मार्केट रिएक्शन टू एंड द एक्सिस मार्केट रिटर्न, वही एबनॉर्मल रिटर्न अराउंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इवेंट लाइक बोनस इशू, राइट इशू, एक्विजिशन अनाउंसमेंट और द स्टॉक स्प्लिट। Since a market efficient in the semi-strong form will ensure instantaneous incorporation of any publicly available in price sensitive information, अगर publicly available sensitive information मौजूद नहीं होगा तो एक्सिस रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स के लिए जीरो होगा। एक्सिस रिटर्न ऑन एंड अराउंड द इवेंट अनाउंसमेंट डेट आर लाइकली टू बी जीरो, तब इन्वेस्टर्स के लिए वो एबनॉर्मल गेन नहीं हो पाएगा। जो नॉर्मल गेन है वही सब कोई लेके जाएगा। ऐसा क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स के पास कंपनी का इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो वो क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन कमाना चालू कर देंगे एज कंपेयर टू जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस इन्वेस्टर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो तो नॉर्मल गेन कमाएंगे, और जिस इन्वेस्टर्स के पास इंफॉर्मेशन अलग से है वो एबनॉर्मल गेन कमाना चालू कर देंगे। तो जिसके पास अगर कंपनी के किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, किसी के लिए भी एक्सिस रिटर्न कमा नहीं पाएगा। लिखा है ना, एक्सिस रिटर्न ऑन एंड अराउंड द इवेंट अनाउंसमेंट डेट आर लाइकली टू बी जीरो, हेंस प्रेजेंस ऑफ एक्सिस रिटर्न, अगर एक्सिस रिटर्न मौजूद है will clearly indicate market inefficiency, तो market inefficiency होगा in the semi strong form, the steps of the event study are discussed below। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन हो गया और यहाँ तक उसके बाद बोला गया स्टेप्स। इवेंट स्टडी का हम लोग स्टेप्स जानेंगे, जब तक स्टेप्स नहीं पढ़ोगे तब तक सम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिएगा जितना स्टेप्स लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस सारे स्टेप्स में कुछ स्टेप्स आपको सम्स में गिवन होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा, और कुछ स्टेप्स आपको खुद एग्जाम में कैलकुलेट करना होगा। जो ये फॉर्मूलाज वगैरह है वो कैलकुलेट करना होगा, तभी आप कंक्लूजन में पहुंचोगे। ठीक है, लिखा है, देखो लिखा है सबसे पहला स्टेप बोला है सेलेक्ट अ सैम्पल पीरियड एंड डिसाइड द अनाउंसमेंट इवेंट ऑन विच द स्टडी इज टू बी कंडक्टेड। देखिए हम एक सैम्पल पीरियड लेंगे। मान लीजिए कि कंपनी ने आज बोनस इशू किया, तो मेरे लिए हम क्या करेंगे, आज जो डेट होगा, आज का जो डेट है उस डेट से एक वीक पिछले वीक, उसका पिछला वीक, उसका पिछला वीक या उसका पिछला वीक, या तो उसके अनाउंसमेंट होने के उसके बाद का वीक, हम वो स्टडी कर रहे हैं ना, ये पूरे पीरियड को लेंगे सैम्पल पीरियड। ये एक मेरा सैम्पल हो गया कि हम एक सैम्पल पीरियड लेकर देख रहे हैं कि मेरे बोनस इशू करने से क्या मार्केट में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन था जिसके कारण मेरा जो शेयर का दाम है वो ऊपर नीचे होने लगा। ठीक है, मतलब एबनॉर्मल गेन लोगों ने कमा लिया। तो हम एक पीरियड लेके चेक करेंगे, मतलब एक टाइम जोन लेके चेक करेंगे कि टाइम पीरियड मेरा कितना था, उसमें हम अपना बोनस के बारे में चेक करेंगे। देखिएगा लिखा है select a sample period and decide the announcement event on which the study is to be conducted, identify the company making such announcement during the sample period। हम कुछ कंपनी का डेटा को लेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या उस कंपनी का इंफॉर्मेशन पहले से मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल था कि नहीं था। ठीक है, कंसीडर द अनाउंसमेंट डेट एज द इवेंट डेट, जिस दिन अनाउंसमेंट डेट होगा उसी को इवेंट डेट मान लेंगे। मान लीजिए कंपनी ने बोनस इशू किया, उसी दिन को हम मान लेंगे कि यही इवेंट हुआ, कंपनी का एक इवेंट हुआ। इस इवेंट के पिछले वीक देखते जाओ या इसके बाद के वीक देखते जाओ, क्या कुछ दिख रहा है कंपनी के प्राइस, स्टॉक के प्राइस में, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी सम्स में गिवन होगा, पॉइंट नंबर 1 गिवन होगा, पॉइंट नंबर 2 भी गिवन होगा। अब इवेंट डेट को ही T0 मान लेंगे। जैसे कि मान लीजिए बोनस इशू हुआ तो ये एक इवेंट हुआ, इस इवेंट को हम लोग मान लेंगे T=0। ठीक है, तो ये वाला जो वीक हो गया, इसको मान लेंगे इसके पिछले वाला वीक, मतलब -1 -2 -3 -4 जैसे सम्स में गिवन होगा। फिर इसके बाद का वीक
जिस दिन इवेंट हुआ उसके बाद वाला वीक में शेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया, उसके बाद वाला वीक में कंपनी के शेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया, उसके बाद वाला वीक में जितना बोलेगा सम्स में गिवन होगा कि आपको कितना वीक का स्टडी करना है। देखोगे लिखा है डिसाइड एन इवेंट विंडो विच रिप्रेजेंट अ पीरियड रेंज विथ इक्वल नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज prior and post the event date. For example 41 days. Event window will range from t minus 20 और t plus 20. ठीक है, क्योंकि t तो जीरो लोगे तो जीरो और उसके पिछला वाला 20 दिन और उसके आगे वाला 20 दिन उसका आप स्टडी कर रहे हो तो उसी को कहा गया इवेंट विंडो। फिर लिखा गया डिसाइड एस्टिमेटेड विंडो कंप्राइजिंग ऑफ रेंज ऑफ सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज prior to the start of the event window। देखो इवेंट विंडो कहाँ से कैलकुलेट होगा, एस्टिमेटेड विंडो। देखो ये देखो जैसे कि अगर यही एग्जांपल को हम पकड़ें तो -20 मतलब पिछले का 20 दिन, अगर उसके और पीछे देखना है तो एस्टिमेटेड विंडो मतलब 180 डेज। अगर फॉर एग्जांपल देख रहे हैं मतलब 6 मंथ पीछे देख रहे हैं तो -21 से लेकर -200 डेज तब 180 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे एस्टिमेटेड विंडो। फिर लिखा है कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न from the stock of the company making such announcement for each of the trading day under event window it is denoted by RIT। एग्जाम में याद रखना है कि एक्चुअल रिटर्न आपको डिनोटेड किससे करना है, RIT से डिनोट करना है। एक्चुअल रिटर्न भी सम्स में डेटा गिवन होगा, 1 to 5 जो पॉइंट है ना सम्स में गिवन होगा। 6 नंबर पॉइंट जो है, अच्छा उसमें एस्टिमेटेड विंडो के बारे में बोला गया है, एस्टिमेटेड विंडो के बारे में भी सम्स में डेटा गिवन होगा। 7 नंबर पॉइंट का जो डेटा है लिखा है अप्लाई रिग्रेशन मॉडल लाइक CAPM और मार्केट मॉडल आइडेंटिफाई अ रिग्रेशन इक्वेशन बिटवीन स्टॉक रिटर्न एंड द मार्केट रिटर्न। स्टॉक रिटर्न को किससे डिनोट किया गया है, RI से, और मार्केट रिटर्न को RM से। तो इक्वेशन क्या हो गया, RIT इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू RMT बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड विंडो डेटा। ये इक्वेशन भी सम्स में गिवन होगा। ठीक है, मतलब 1 to लेकर 7 पॉइंट तक आपको एग्जाम में दिख रहा है कि गिवन होगा सर। अब लिखा है यूज द अबव रिलेशन एंड कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये एग्जाम में गिवन नहीं होगा, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। याद रखिएगा 1 to 7 एग्जाम में गिवन होगा, 8 से गिवन नहीं होगा। 8 से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैसे डिनोट करते हैं, ERIT। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। एबनॉर्मल रिटर्न, एबनॉर्मल रिटर्न का फॉर्मूला हो गया AR, एबनॉर्मल रिटर्न AR इक्वल टू, देखो इक्वल टू लिखा है RIT। RIT किससे डिनोट किया गया है, एक्चुअल रिटर्न और एस्टिमेटेड RIT दैट इज एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड करेंगे तो एबनॉर्मल रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा एबनॉर्मल रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, उन तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कंपनी करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। एबनॉर्मल रिटर्न बहुत सारा होगा, उनको जोड़ के डिवाइड बाई जितना नंबर ऑफ कंपनीज हैं करोगे तो एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न निकल जाएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं AAR से। तो वही लिखा है समेशन ऑफ ARIT डिवाइड बाई N इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल फर्म्स। सम्स में देखेंगे। फिर लिखा है फाइनली टू टेस्ट द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एबनॉर्मल रिटर्न वी यूज T स्टैटिस्टिक एज फॉलो। ठीक है, T स्टैटिस्टिक टेस्ट फॉलो करेंगे। T स्टैटिस्टिक टेस्ट के लिए मुझे तो उसके पहले क्या चाहिए होगा, अपना कैलकुलेटेड T चाहिए होगा, तभी ना टैबुलेटेड T से हम कंपेयर करेंगे। तो कैलकुलेटेड T आपको निकालना पड़ेगा। कैलकुलेटेड T का फॉर्मूला क्या हो गया, कैलकुलेटेड T का फॉर्मूला देखोगे, कैलकुलेटेड T का फॉर्मूला हो गया एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ ARIT माइनस AAR मतलब एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न होल स्क्वायर डिवाइड बाई N-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रूट ओवर इंटू रूट ओवर 1/n। n मतलब नंबर ऑफ सैंपल फर्म। फिर T का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। इस T के वैल्यू से आपको टैबुलेटेड T का वैल्यू को कंपेयर करना है।
इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी स्टैटिस्टिक ऑफ AAR एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी एट अ चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चाहे वो 1% हो या 5% हो, फॉर n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एग्जाम में ये गिवन होगा. द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड डिनोटिंग स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न बीइंग जनरेटेड बाय द स्टॉक ऑन एंड अराउंड द इवेंट डे एंड हेंस प्राइसिंग इनएफिशिएंसी ऑफ द मार्केट इन इट्स सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म इज कंफर्म. क्लास में बहुत बार बताया है कि नल हाइपोथेसिस कैसे सेट करना है, अल्टरनेटिव कैसे सेट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है. अगर नल रिजेक्टेड हो जाएगा तो इससे क्या पता चलेगा कि सर नल रिजेक्ट होगा, इसका मतलब अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा. अगर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रहा तो अल्टरनेटिव में आपका ये मानना था कि मार्केट में इनएफिशिएंसी है, ठीक है, और इवेंट डेट के आसपास कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी का लीक हुआ है जिसके कारण स्टॉक के प्राइस में बहुत हेरफेर देखने को मिला है, जिसके लोगों ने एबनॉर्मल गेन कमाया. देखोगे समझोगे तब समझ में आएगा सारा कहानी. लिखा है अ फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड वांटेड टू टेस्ट वेदर द इंडियन स्टॉक मार्केट इज एफिशिएंट इन द सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म. एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है ऑफ म्यूचुअल फंड, वो चाहता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का एफिशिएंसी चेक करने का. वो एफिशिएंसी चेक करने के लिए वो क्या करता है, वो एक 3 कंपनी को सिलेक्ट करता है. ही डिसाइड टू कंडक्ट इवेंट स्टडी करना चाहता है बेस्ड ऑन द स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट बाय द कंपनी. अकॉर्डिंगली ही सेलेक्ट द 3 कंपनी namely A Limited, B Limited and C Limited that had been stock split announcement during the last year. मतलब 3 बहुत प्रचलित कंपनियां थी जिन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट बहुत सारे किए हैं. तो इन्हीं तीनों के बारे में पता करके हम समझ सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एफिशिएंसी है या नहीं है. ही कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर पीरियड ऑफ 3 years ऑन अ वीकली बेसिस अप टू द 4th week बिफोर अनाउंसमेंट. The relationship between the return of the 3 company and that of the selected index are given below. Relationship दिया हुआ देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा है 3 इक्वेशन दे दिया. A मीन्स कंपनी A, RB मतलब कंपनी B, RC देखो लिखा वेयर RA, RB, RC और RM, ये वाला RM आर द रेस्पेक्टिवली वीकली रिटर्न ऑफ द कंपनी एंड द मार्केट. ये वीकली रिटर्न दिया हुआ है कंपनी का, इक्वेशन बना के दिया हुआ है. मार्केट वैल्यू फिक्स करो तो कंपनी ए का रिटर्न देखने को मिल जाएगा आपको. अभी करेंगे. द एनालिस्ट कंसिडर 7 week इवेंट विंडो फॉर विच द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल. अच्छा 7 week का डेटा दिया. देखो ये है इवेंट डे, जिस दिन कंपनी ने कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट किया है, उसके पिछला वाला वीक, उसका पिछला वाला वीक, उसके पिछला वाला वीक, उसके बाद वाला वीक, उसके बाद वाला वीक, उसके बाद वाला वीक. आपको समझ में क्या गिवन है. एक्चुअल रिटर्न पहले ही बोले थे, एक्चुअल रिटर्न गिवन होगा. मार्केट रिटर्न गिवन है. एक्चुअल रिटर्न कंपनी ए का ये गिवन है, कंपनी बी का गिवन है, कंपनी सी का गिवन है. मार्केट रिटर्न वीक दिया हुआ है, ठीक है. मार्केट रिटर्न तो तीनों कंपनी का एक ही होगा उस वीक में. फिर -2 वाले वीक में भी मार्केट रिटर्न तो तीनों के लिए एक ही होगा. इक्वेशंस अलग अलग होंगे लेकिन मार्केट रिटर्न एक ही होगा वो तीनों कंपनी के लिए. बिल लिखा है कंडक्ट द इवेंट स्टडी एंड कमेंट ऑन द लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी. यू मे अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्टेड रिटर्न अप टू 2 decimal places. ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो अप टू 2 decimal places हम लोग ले सकते हैं. देखिए सोल्यूशन में आइएगा. सबसे पहले दोनों हाइपोथेसिस को सेट करना पड़ेगा. नल हाइपोथेसिस में ये माना गया है कि देयर इज़ नो एबनॉर्मल रिटर्न. माना गया है कि कोई एबनॉर्मल रिटर्न नहीं है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट जो है एफिशिएंट है. अल्टरनेटिव में इसका उल्टा माना जाता है कि हाँ एबनॉर्मल रिटर्न मौजूद है मार्केट में और मार्केट जो है एफिशिएंट नहीं है. वही देखिए, सबसे पहले सम्स का शुरुआत करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले को लिख देना होगा कि देखिए हम सम्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें ये सारा फॉर्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं. तो ये आपको एग्ज़ाम में ये लिखना पड़ेगा. एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आपको इस सारे इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा. ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये सारे इक्वेशंस का आपको यूज़ करना पड़ेगा और तब जाके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा. ठीक है, एबनॉर्मल रिटर्न कैसे निकलेगा. एबनॉर्मल रिटर्न निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा RAT माइनस ERAT. मतलब अगर मान लो फॉर्म ए का निकाल रहे हो, कंपनी ए का निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला हो गया. हम पहले भी बताया एबनॉर्मल रिटर्न निकल कैसे रहा है, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड. एक्चुअल आपको दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे
एक्सपेक्टेड यहाँ से कैलकुलेट करोगे, माइनस करोगे तो एबनॉर्मल रिटर्न निकल जाएगा। एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न उसके बाद कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, जहाँ पर एन जो होगा, ये एन जो होगा उसका वैल्यू है 3, क्योंकि 3 कंपनी है ना, 3 कंपनियाँ हैं, कंपनी ए बी सी, तो उस हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ सैंपल फॉर्म लेंगे। फिर स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद टी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और तब जाके हम एक कंक्लूज़न में पहुँचेंगे कि मार्केट में एफिशिएंसी है कि नहीं है। सबसे पहले देखिए, ये पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल का पहला जो कॉलम है वीक वाला, वो आपको सम्स में गिवन मिला हुआ है, एज इट इज़ कॉपी करके उतारिएगा। फिर एक्चुअल रिटर्न का ये जो तीनों कॉलम है वो सम्स में गिवन है, आप उतार रहे हैं। एक्चुअल रिटर्न का ये तीनों कॉलम है। आप कहाँ से कैलकुलेशन करना चालू कर रहे हैं? यहाँ से। अच्छा, मार्केट रिटर्न भी गिवन है, आप कैलकुलेशन करना चालू कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ यहाँ यहाँ, ये रहा एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये 24.40 या 24.66 या 24.24 आया कैसे? देखिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम बोले हैं इक्वेशन से निकलेगा। इक्वेशन क्या था? अगर हम कंपनी ए के बारे में बात करें, 3.40% प्लस 1.05 इंटू RMT। देखिए, तो सबसे पहले मार्केट रिटर्न इसमें बैठा देंगे। तो देखो, मार्केट रिटर्न 20 था, मार्केट रिटर्न 20 था, तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा? मार्केट रिटर्न बैठाए, इक्वेशन बैठा, मार्केट रिटर्न बैठाए, कैलकुलेट किए, 24.4 आ गया, तो हम 24.4। सेम तरीके से आपको यहाँ इसके लिए तो वही इक्वेशन वही यूज़ करेंगे। कंपनी ए का आप निकाल रहे हो तो इक्वेशन वही यूज़ करेंगे। मार्केट रिटर्न क्या बैठाओगे? वीक -2 वाले वीक का 22.30 बैठाओगे, आ जाएगा। जैसे कि इक्वेशन लो, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है सर ERA एक्सपेक्टेड रिटर्न 3.40% प्लस 1.05 इंटू RMT। ठीक है, ये कौन से वीक का निकाल रहे हो? यहाँ तो हम लोग निकाले थे, ये हम लोग निकाले थे -3 वाले वीक का, ये हम -2 वाले वीक का निकाल रहे हैं, ये -2 वाले वीक का। ठीक है, तो ये हो गया 3.40% प्लस 1.05 इंटू मार्केट रिटर्न -2 वाले वीक का कितना है? मार्केट रिटर्न सर -2 वाले वीक का 22.30 है, तो 22.30 पे पुट करो, 22.30, तो ये हो जाएगा 3.40% प्लस, ये भी परसेंट में ही है, रिटर्न है, तो कैलकुलेट करो 1.05 इंटू 22.30, तो ये आएगा 23.415%। ऐड करो प्लस 3.40, तो आ जाएगा ये 26.815। ये रहा 26.815, ये आपका आ गया 26.815%। ये हो गया। उसी तरीके से आप ये ऐसे करके आप ये वाला पूरा निकालते जाओगे। फिर वही ये कंपनी बी के लिए आपको कंपनी बी का इक्वेशन को पकड़ना पड़ेगा। कंपनी बी का इक्वेशन क्या था? कंपनी बी का इक्वेशन था सर, कंपनी बी का इक्वेशन था 3.06% प्लस 1.08 इंटू RMT। अब कंपनी बी का मार्केट रेट लगा के निकालो, तो मार्केट रेट तो तीनों का सेम ही है। अगर -3 वाले वीक का निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर कंपनी ए का हम निकाले थे ना, उसी हिसाब से कंपनी बी का निकालेंगे। तो कंपनी बी का अगर हमने निकाल रहे हैं, एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा। कंपनी बी का अगर हम निकालेंगे तो इक्वेशन है कंपनी बी का, इक्वेशन है कंपनी बी का, लिखेंगे 3.06% प्लस 1.08 इंटू RMT। ठीक है, 3.06 -3 वाले वीक का निकाल रहे हैं, -3 1.08 इंटू मार्केट रिटर्न -3 वाले वीक का कितना है सर? मार्केट रिटर्न -3 वाले वीक का 20 है, 20 पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे तो निकालेंगे 3.06, अच्छा 1.08 इंटू 20 प्लस 3.06 24.66%। देखो 24.66 आ गया। ठीक है,
तो फिर वैसे करके ये पूरा वैल्यूज़ निकाला गया है। फिर कंपनी सी का इक्वेशन यूज़ करेंगे, मार्केट रिटर्न -3 वाले वीक का वही 20 लेकर इस तरीके से कंपनी सी का निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको सारा कंपनी का आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के बाद आपको एबनॉर्मल रिटर्न निकालना है। एबनॉर्मल रिटर्न कैसे निकलेगा, हम बोले थे एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड करना है। एक्चुअल कौन सा है सर, ये एक्चुअल है, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। ये एक्चुअल है किसका, -3 वाले वीक का कंपनी ए का, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड 24.40। देखो यहाँ पर निकालें एबनॉर्मल रिटर्न 23.80 माइनस 24.40। तो एक्सपेक्टेड माइनस, अच्छा एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, ये 22.80 माइनस 24.40। फिर यह आ जाएगा माइनस का 0.6। ठीक है, अब कंपनी बी का निकालना है, तो 24.08 माइनस 24.66। तो कंपनी बी का निकल कर आ जाएगा। उसी हिसाब से कंपनी सी का निकालना है, तो एक्चुअल फिर माइनस एक्सपेक्टेड, तो फिर आ जाएगा ये निकल के। उसी हिसाब से -2 वाले वीक का निकालना है, तो 27 माइनस 26.815, तो ये 185 आ जाएगा निकल के। तो इसी तरीके से एबनॉर्मल रिटर्न आपको सारा कैलकुलेट करना है। बता दिए एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड करके आपको एबनॉर्मल रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा एक एक का, तो क्या करना है, ये तीनों को जोड़कर, इन तीनों को जोड़कर, देखिए ये आया कैसे, ये तीनों को जोड़कर डिवाइड बाई 3 कंपनी है तो डिवाइड बाई 3, इन तीनों को जोड़िए डिवाइड बाई 3, इन तीनों को जोड़िए डिवाइड बाई 3, इन तीनों को जोड़िए डिवाइड बाई 3। देखिए एक करके दिया हुआ है, इन तीनों को जोड़ा गया, इन तीनों को जोड़ा गया, डिवाइड बाई 3 किया गया, पहला वाला निकल कर आ गया। तीनों को जोड़े के डिवाइड बाई 3 करिएगा तो एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न निकल कर आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर निकालने का एक फॉर्मूला है, वो यूज़ करना है। स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला ये बताए थे अभी, स्टैंडर्ड एरर का निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले किया क्या गया, देखो ये जो एबनॉर्मल रिटर्न आया है ना, एबनॉर्मल रिटर्न -3 वाले वीक का एबनॉर्मल रिटर्न जो आया, दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर। देखो किया गया है ना, -0.6 माइनस 0.59333 का स्क्वायर प्लस 0.58 माइनस ब्रैकेट में माइनस 0. देखो सबसे क्या किया गया, देखो ना, इतना पढ़ने से अच्छा देखो यहाँ पर एबनॉर्मल रिटर्न से एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न माइनस किया गया, फिर कंपनी बी का एबनॉर्मल रिटर्न से एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न माइनस किया गया, फिर एबनॉर्मल रिटर्न से एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न को माइनस किया गया, फिर सबका स्क्वायर किया गया डिवाइडेड बाई ये 3 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल फर्म 3 है, -1 2, अच्छा रूट है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 क्या हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई 6। फॉर्मूला में था ना √1/n, फॉर्मूला तो यही था ना एसी का फॉर्मूला था 1/n, तो n का वैल्यू 3 है, 3 तो ये 3 और ये कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 जा 6, तो इसलिए यहाँ पर 6 आ गया, कैलकुलेट जब आप पूरा करोगे तो एग्जैक्ट ये फिगर तो नहीं मिलेगा आपको, एग्जैक्ट ये फिगर नहीं मिलेगा, 0.000066 समथिंग दिखेगा, तो आप राउंड ऑफ में ले लोगे 0.007। ठीक है, ये जो फिगर है ना, ये जो कैलकुलेट करके 0.0071 आया है, वो तो एक्सेल शीट से कैलकुलेट किया गया, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट लिए ना, इसलिए एग्जैक्ट तो ये फिगर नहीं आएगा, आपको इतना देखने को मिलेगा, आप इतना भी लेकर कर सकते हो। ठीक है, ये निकालने के बाद, स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, टी का वैल्यू। टी का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, AAR डिवाइड बाई SE, मतलब इतना डिवाइड बाई इतना, इतना डिवाइड बाई इतना करोगे तो ये फिगर आएगा, इतना डिवाइड बाई इतना करोगे तो ये फिगर आएगा, इतना डिवाइड करोगे ये, वैसे करके ये निकाल कर आपको टी का वैल्यू आएगा। ये जो टी का वैल्यू आएगा आपको कंपेयर करना है क्रिटिकल वैल्यू फॉर बोथ टेल टेस्ट, ये एग्जाम में गिवन होगा,
2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट इस मॉड्यूल लगा के टी का वैल्यू कितना है 9.925। आप ये भी जो वैल्यूज़ आया ना इसमें भी आप मॉड्यूल लगा के चेक करोगे तो मतलब इग्नोर नेगेटिव करोगे, नेगेटिव इग्नोर करोगे तो सारा पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है। जो भी वैल्यू दिख रहा है वो इससे बड़ा दिख रहा है 9.925, 9.925 से बड़ा दिख रहा है वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि ये जो टैबुलेटेड वैल्यू से सारा का सारा वैल्यू क्या है, बड़ा है, एक्सीडेड है। तो सिंस ऑल एब्जॉर्ब वैल्यू ऑफ टी आर हायर देन, ऑब्जर्व वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है आर हायर देन द टैबुलेटेड वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू 9.925, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा यहाँ पर, रिजेक्टेड हो जाएगा। रूल यही है फॉर ऑल वीक, सारा वीक में बड़ा है तो यहाँ सारा वीक का वैल्यू रिजेक्टेड होगा, नल हाइपोथेसिस सारा वीक का रिजेक्टेड होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है कि दस देयर इज एबनॉर्मल मार्केट रिटर्न प्रेजेंट इन ऑल डेज एंड द मार्केट इज नॉट एफिशिएंट इन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ये आपको कंक्लूजन लास्ट में लिखना है कि मार्केट जो है एफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब मार्केट में लोग इन्वेस्टर्स एबनॉर्मल गेन कमा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।